फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो हमारी बुक है उसकी यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। जो हमारी यूनिट नंबर 3 है ना, वो 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है ये जानते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थाएं ये है, और चैप्टर जो फर्स्ट है प्रधानमंत्री। हम इसमें ज्यादातर प्रधानमंत्री के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, प्रस्तावना को जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, उप प्रधानमंत्री के बारे में हम जानेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, ये जानेंगे हम। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, क्या ये निश्चित होता है, और अगर मान लीजिए निश्चित भी है तो क्या उससे पहले हटाया नहीं जा सकता, ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियां, यानी उनके क्या क्या कार्य होते हैं और उनके पास कितनी पावर होती है, कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं। फिर हम संसद के संदर्भ में जानेंगे चीजों को, और फिर हम जानेंगे विभिन्न विभागों के बीच में कड़ी, यानी विभिन्न विभागों के बीच में प्रधानमंत्री किस प्रकार से एक कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं, सभी पर नियंत्रण रखते हैं, ये हम जानेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण के बारे में जानेंगे हम। फिर राष्ट्र के रूप में, एक नेता के रूप में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे मंत्री परिषद के बारे में। फिर हम जानेंगे मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल के प्रकार को जानेंगे, और राज्य मंत्री के बारे में जानेंगे। अब भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद किस प्रकार से शासन करती है। फिर हम जानेंगे प्रधानमंत्री जो है प्रधान दल एवं संसद के बारे में, यानी प्रधानमंत्री दल और संसद के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना को, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन को। देखिए, अगर बात की जाए, अब मुझे आप बताइए, एक किसी भी संगठित समाज में नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है, नहीं होती? मान लीजिए अगर नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो लोग एक दूसरे की संपत्ति को क्या हड़प लेंगे, कहीं ना कहीं संपत्ति को हड़प लेंगे, कोई किसी को मार देगा, कोई कानून नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिलेगा कि व्यवस्था चरमराने लग जाएगी, है ना। अव्यवस्था सी फैल जाएगी, असभ्य की तरह लोग रहने लग जाएंगे, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भाईचारा, बंधुता और एकता देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसीलिए नियम कायदे कानून हर एक संगठित समाज के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि समाज के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी होते हैं और सभी को अधिकार दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए देश की, तो देश में भी नियम कायदे कानून होते हैं। और देखिए, देश का शासन किस प्रकार से किया जाता है, तो 3 अंग होते हैं। देखो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए, विधायिका की बात की जाए तो विधायिका क्या कार्य करती है? विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, और क्या करना, सामाजिक हित के लिए कार्य करना, यानी सामाजिक हित के लिए कानूनों का निर्माण करना। इसके बाद अगर बात की जाए कार्यपालिका की, तो जो कानून बनाए गए हैं उसे कार्यान्वित करना, यानी उसे लागू करना, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। यानी विधायिका ने कानून को बनाया, कार्यपालिका ने लागू करवाया, ये समझिए। फिर आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका विभिन्न परिस्थितियों में क्या लेती है, निर्णय लेती है। अगर बात की जाए, अगर मान लीजिए जो नियम कायदे कानून लागू किए गए हैं, यानी जो कानून लागू किए गए हैं कार्यपालिका के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंडित करती है। तो इस प्रकार से है, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा करती है। अब देखिए, अगर बात की जाए हमें कि प्रधानमंत्री के बारे में, अब हमने जाना बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री, अगर वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, असली शक्तियां किसके पास होती हैं, तो प्रधानमंत्री के बारे में होती हैं। प्रधानमंत्री के पास असली शक्तियां होती हैं, वास्तविक शक्तियां होती है, और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में ही मंत्री परिषद कार्य करती है। यानी कि आपको समझ आ रहा है कि मंत्री परिषद किसके नियंत्रण में कार्य कर रही है, किसके, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में। इसके बाद एक और होते हैं, यानी देश का शासन कहीं ना कहीं चलाने के लिए 2 प्रमुख होते हैं कार्यकर्ता। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को ये माना जाता है कि वो नाम मात्र के व्यक्ति होते हैं, यानी कि उनके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होती है, उन्हें हर चीज में कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ता है। कभी प्रधानमंत्री से पूछना होता है तो कभी मंत्री परिषद से। अब देखिए, असली शक्तियां किसके पास आ रही है,
प्रधानमंत्री के पास। देखिए किसी भी देश में अगर बात की जाए, अगर देश को देखना है तो लोग किसे देखते हैं? दूसरे देश के लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है, देश की कितनी उन्नति हो रही है, लोग कितने खुश है, किस प्रकार की किस प्रकार की लोगों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, इन चीजों को देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में आपने ये समझा। अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में संविधान के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 3 बार। अब किस प्रकार से ये जानिए। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श करने के लिए मंत्री परिषद होगी, यानी राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए और परामर्श के लिए कौन होगी? मंत्री परिषद होगी। अब देखिए मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, प्रधान होगा, वो होगा प्रधानमंत्री। आपको समझ आ रहा है कि कौन होगा प्रमुख? असली जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। अगर बात की जाए अनुच्छेद 75 के अनुसार, देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति कर रहे हैं वो राष्ट्रपति कर रहे हैं। इसके बाद देखिए नियुक्ति करेंगे और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे, यानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की और उसके बाद जब मंत्रियों की नियुक्ति की बात आई तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से परामर्श करेंगे, जो है विचार करेंगे, बाद विचार करेंगे, उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ये बताया गया है। देखिए अनुच्छेद जो है 78 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, राष्ट्रपति को जानकारी देने का दायित्व जो होगा वो प्रधानमंत्री का होगा, यानी जो भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिस प्रकार की भी सूचना होगी देश के बारे में, वो सब सूचना कौन देगा? जो है प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति को। इस प्रकार से बताया गया है। चलिए अब हम जानते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई भी जो है प्रधान नहीं होता। अब देखिए किंतु व्यवहारिक राजनीति में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी व्यवहारिक राजनीति में इन्हें नियुक्त किया जाता है, ये बताया गया है। देखिए उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। उप प्रधानमंत्री चुने जाने वाले व्यक्ति जो है कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं। अब आपके मन में आया, ये बोला गया कि उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं, यानी उनकी तरह होते हैं, उनके तरह उनके कार्य होते हैं। तो आपके मन में आया मैम थोड़ा सा कैबिनेट मंत्री को बता दीजिए। चलिए समझिए कैबिनेट मंत्री क्या होता है। जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं वो मंत्रियों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें बहुत ही नॉलेज वाले, यानी उच्चतम आप बोल सकते हो मंत्री होते हैं। और जो मंत्री होते हैं उनको बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो ज्ञान होता है चीजों के बारे में, तो वो सलाह परामर्श जो है प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों को ही देते हैं। सलाह परामर्श देने के लिए कैबिनेट मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, जो कि छोटा सा समूह होता है मंत्रियों का और बहुत ही उच्चतम होते हैं। मंत्री जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, उच्च कोटि मान सकते हो कि उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है उस चीज के बारे में। अब देखिए बात की जाए तो आपने ये समझा कि उप प्रधानमंत्री भी उन्हीं की तरह होते हैं। अब देखिए कौन कौन बन चुके हैं ये जानेंगे। अभी तक कई उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो उन्हें जानते हैं कौन कौन से नियुक्त हो चुके हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन जो हैं और चौधरी वी चवरण और इसी प्रकार से चौधरी देवी लाल, ये 2 बार बन चुके हैं उप प्रधानमंत्री। चौधरी देवी लाल जो है, लाल कृष्ण आडवाणी ये जो है उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब चलिए हम जानते हैं, हमने उप प्रधानमंत्री के बारे में जाना, अब हम जानेंगे उप प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा जानना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से की जाती है, ये हम समझेंगे। तो आपको इतना तो पता चल गया कि ज्यादातर शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। अच्छा विदेशी जो मामले होते हैं वो सब भी कौन सुलझाता है या फिर उसके बारे में दूसरे देशों में कौन जाता है ना? अपने ये बोल सकते हैं मित्रता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं, तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। देखिए अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति ने किसकी नियुक्ति की है? राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है प्रधानमंत्री की। अब आपके मन में आया क्या मैम राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जैसे उच्चतम पद पर नियुक्त कर सकते हैं अपनी मर्जी से? तो जी एकदम नहीं। जो लोकसभा होती है, यानी
जो आम सभा यानी लोकसभा की जो आम सभा होती है, अब देखिए लोकसभा की आम सभा में जिस दल को बहुमत ज्यादा मिला होता है उसमें से किसी एक व्यक्ति को मुखिया के रूप में चुना जाता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, मान लीजिए बीजेपी में किसे माना गया मुखिया के तौर पर? श्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद उन्हें जो शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति ने दिलाई। इस प्रकार से समझिए, चीजों को कनेक्ट कीजिए। तो इसमें क्या हमें समझ आया कि जो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अब मान लीजिए कि लोकसभा में बहुमत ही नहीं प्राप्त हुआ पार्टियों को, तो क्या होगा? ये समस्या आई। तो उस टाइम भी क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत अपनी क्षमता का उपयोग करके या बोल सकते अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति के पद पर, कि वो कर सकता है, देश को चला सकता है, बेहतरीन तरीके से देश की प्रगति कर सकता है। तो वो सोच समझ के विचार विमर्श करके फिर जाके किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। ये होता है इसके अंतर्गत। देखिए 1989 में विश्वनाथ सिंह को, यानी उस टाइम 1989 में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। अब देखिए लोकसभा की आम जो सभा यानी जो आम चुनाव हुए उसमें किसी को भी क्या बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो उस टाइम पंजाब राष्ट्रपति ने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके किसे बनाया? विश्वनाथ सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो आपको उदाहरण दिया गया कि ऐसी समस्या हो चुकी है कई बार। देखिए अब बात की जाए प्रधानमंत्री के कार्यकाल की, तो देखिए प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है बेसिकली वो 5 वर्ष का होता है। अब देखिए आपके मन में आया कि मैम क्या वो 5 साल तक ऐसे ही अपने पद पर बने रहेंगे? जी नहीं। अगर मान लीजिए लोकसभा में जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त होगा, जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त होगा तब तक वो अपने पद पर इसी प्रकार से विराजमान रहेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर 5 सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे। तब तक कौन? प्रधानमंत्री। जैसे ही लोकसभा से बहुमत कहीं ना कहीं हट गया, अविश्वास पत्र को जारी कर दिया गया, यानी अविश्वास पत्र को जारी कर दिया गया तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से 1979 में किया गया था, मोरारजी देसाई को हटा दिया गया था उनके पद से। तो देखिए आपको ये समझ आ रहा है कि ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। तो मोरारजी देसाई को जब हटाया गया अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करके, तो उन्हें जो है कब किया गया था? देखिए 10 जुलाई 1989 को ये अविश्वास पत्र गया। उसके बाद 15 जुलाई 1989 को उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। यानी समझ आ रहा है आपको कि किस प्रकार से चीजें जो हैं वो हैं। अब देखिए आपने चीजों को समझा कि इसमें होता क्या है, यानी अविश्वास पत्र आया तो व्यक्ति को हटा दिया जाता है, प्रधानमंत्री को, की शक्तियां उनके कार्य। तो देखिए प्रधानमंत्री की शक्ति उनके कार्य को एक एक करके समझा जाएगा। पहले हम जानेंगे संसद के संदर्भ में, यानी कि जो है वो राष्ट्रपति की शक्तियों में ही आता है। यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के जो पॉइंट है उन्हें मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए संसद, अगर बात की जाए ब्रिटेन की भांति भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करता है वो भारत के प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे दर्शाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति संसद का जो है सत्र शुरू करते हैं। यानी जब प्रधानमंत्री परामर्श देंगे, कहीं ना कहीं आदेश देंगे, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद का जो सत्र है उसे आरंभ करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है, आदेश से। देखिए प्रधानमंत्री सदन में सरकार की नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो सदन में सरकार की जो नीतियां की जा रही है, नई नीतियों का निर्माण कह रहा है, उसके बारे में बताते हैं, नई नई चीजों के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। सरकार के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उनके द्वारा जिन नियमों को उन्होंने बनाया, मान लीजिए, अब उन नियमों की घोषणा कहाँ की जाएगी? उन नियमों की घोषणा सदन में की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। देखिए सरकार की नीतियां, अगर बात की जाए सरकार की नीतियों का बचाव कर विरोधी दल को आलोचकों का उत्तर देते हैं। यानी सरकार की जो नीतियां हैं उसे कहीं ना कहीं बचाते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, और साथ में जो विरोधी दल है उनके जो प्रश्न होते हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। ये बताया गया है। और देखिए इसमें बात की जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री हैं वो जो राष्ट्रपति हैं उनसे किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की बात कर
कर सकते हैं, है ना, ये बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति को लिखित परामर्श 1944 संवैधानिक संशोधन को देकर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी ये बताया गया है उन्हें कहीं ना कहीं राइट दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के, यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में ये भंग कर सकते हैं, किसे, लोकसभा की जो बैठक है उसे भंग कर सकते हैं, ये बताया गया है। देखिए, बात की जाए विभिन्न विभागों के बीच कड़ी, यानी जो विभिन्न विभाग है उसके बीच में किस प्रकार से कड़ी का एक भूमिका निभाई, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा निभाई गई है। देखिए, प्रधानमंत्री कैबिनेट का एक प्रधान होने के नाते महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी मैंने आपको बताया कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के बारे में, है ना, जो कि सलाह मशवरा देते हैं, किसे देते हैं, प्रधानमंत्री को। तो ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के प्रमुख होते हैं, तो इनका जो कार्य होता है वो भी बहुत प्रमुख होता है, यानी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं इसके नाते ये। और विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं को, झगड़ों को, मतभेदों को सुलझाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है वो मान लीजिए विभागों में कहीं मतभेद हो गया तो उसे सुलझाने का कार्य कौन कर रहा है, देखिए प्रधानमंत्री। विभागों में अगर झगड़ा हो जाता है या किसी प्रकार की समस्या आ जाती है उसे सुलझाने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। देखिए, कुशल एवं प्रभावी प्रशासन के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि इन विभागों में आपसी सहयोग एवं समन्वय हो। इस उद्देश्य से प्राप्त हेतु प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों में कड़ी का काम करते हैं। यानी प्रधानमंत्री, पहली बात, प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट मिशन में उसके प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मिशन के। अब यानी कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनके प्रमुख हैं, तो इनका कार्य भी बहुत ज्यादा अत्यधिक होता है, ज्यादा कार्य, इनकी ज्यादा भूमिका होती है। मान लीजिए इनके बीच में, यानी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बीच में कहीं, इन विभागों के बीच में कहीं मतभेद आ जाता है या लड़ाई झगड़े ऐसा माहौल हो जाता है तो उसे सुलझाना, उसे शांत करना, उस समस्या का निधन करना किसका अधिकार है या किसके पास है ये राइट, आप बोल सकते हो प्रधानमंत्री के पास। यानी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं का निधारण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। देखिए, आगे बात की जाए, हमने ये समझ लिया, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में समझेंगे। जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री से हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं परामर्श लेते हैं, यानी उनकी आज्ञा लेते हैं। यानी प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की आज्ञा कौन ले रहा है, राष्ट्रपति ले रहे हैं प्रधानमंत्री की आज्ञा किसी भी मुद्दे पर। और देखिए, आपने देखा होगा ना, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पद होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो इन दोनों के परामर्श के द्वारा ही नियुक्तियां की जाती हैं। देखिए कौन कौन से परामर्श, जैसे यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग, जो परीक्षा आयोजित की जाती है अध्यक्षों के लिए, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जब परामर्श होते हैं उसके बाद इन्हें नियुक्त किया जाता है। तो आपने इन चीजों को समझा। चलिए अब आगे समझिए प्रधानमंत्री एवं नीति निर्धारण के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत देखिए, राष्ट्र के नेता के रूप में पहले हम जानते हैं, राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री किस प्रकार से होते हैं। तो यानी राष्ट्र को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री चलाते हैं, देश का शासन बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री करते हैं, यानी किसी प्रकार का मतभेद ना हो और कहीं ना कहीं देश को आगे उठाने का कार्य कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ये होता है, तो यानी इनका जो दायित्व होता है वो अधिक होता है। ये चलिए अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये होता क्या है। भारत की नीति निर्धारण एक घरेलू नीति के निर्माताओं के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी प्रधानमंत्री की जो नीति निर्धारण में एक घरेलू नीति के रूप में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानमंत्री की, ये बताया गया है। आज के प्रधानमंत्री कार्यकालिका, यानी जो है आज के प्रधानमंत्री कार्यालय देश के नीति निर्धारण का प्रमुख स्रोत होते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन, यानी देखो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में संविधान संशोधन आदि जितने भी क्रांतिकारी फैसले लिए जाते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। यानी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और साथ में किसी भी संविधान में संशोधन किया जाता है आदि ऐसे कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार के कार्यों को किया जाता है, ये बताया गया है। देखिए प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करते हैं, यानी जो भी महत्वपूर्ण नीतियां होती हैं इसको लागू करवाना, इसका निर्माण करना, आप बोल सकते हैं इसे विचार विमर्श करना मंत्री परिषद के साथ, ये सब कार्य किसके होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं। और इन सभी नीतियों को प्रस्तुत करते हैं कौन, प्रधानमंत्री, ये बताया गया है। देखिए मंत्री परिषद को जानेंगे हम। अब देखिए मंत्री परिषद एक बड़ा ही निकाय होता है, यानी सबसे बड़ा निकाय अगर बात की जाए तो ये मंत्री परिषद का है। देखिए सबसे बड़ा निकाय क्या है, मंत्री परिषद का होता है, जिसमें लगभग
जो है 60 से लेकर 70 मंत्री होते हैं। यानी इस मंत्री परिषद में 60 से लेकर 70 जो है मंत्री होते हैं संख्याओं में। और देखिए मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। यानी जो मंत्री परिषद होती है ना, इसमें मंत्रियों के प्रकार होते हैं। देखिए अब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 35 से लेकर 70 तक भी रहती है। यानी अभी हम देखा कि 60 से 70, अब देखिए 35 से 70 तक भी होती है किसी में, और जो है इसमें बताया गया है कि 70 तक भी होती है। और 91 संवैधानिक संशोधन द्वारा 2003 में संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों को जो है अधिकतर सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा में वो 15% अधिक होगी। यानी राज्यसभा में बताया गया है कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा में 15% अधिक होगी, इसके बारे में बताया गया है। देखिए मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो ये जानते हैं, मंत्रिमंडल कैबिनेट के एक छोटे से निकाय होते हैं। अब बात की जा रही है मंत्रियों के प्रकार की, तो देखिए इसमें आता है कैबिनेट मंत्री की बात की गई है। ये छोटे से निकाय होते हैं, यानी छोटे समूह के होते हैं कहीं ना कहीं, और इनकी संख्या जो होती है वो 15 से 30 तक ही होती है ना। अब देखिए इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, और यह मंत्रियों का एक विभाग होता है। मंत्रिमंडल में 12 से 35 तक सदस्यों की संख्या होती है मंत्रियों की, ये बताया गया है। तो देखिए हमने समझा मंत्री परिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। अब समझिए मंत्रियों के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए मंत्रियों के प्रकार की बात की जाए तो कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए और अन्य मंत्री हो गए। तो कुछ मंत्री जो है वो बहुत होते हैं जो कि भाग लेते हैं। यानी हर समय आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए कुछ मंत्री अलग से होते हैं। परंतु कुछ मंत्री जो होते हैं, अगर उप मंत्री की बात की जाए तो उन्हें तभी बुलाया जाता है। यानी ये मंत्री परिषद की बैठक में बैठते नहीं है, पर ये परामर्श देते हैं, यानी तीसरे नंबर के मंत्री होते हैं। अगर बात की जाए दूसरे नंबर के मंत्रियों की, तो ये मंत्री क्या करते हैं, जब इन्हें आमंत्रण दिया जाता है मंत्री परिषद की बैठक में, तब आके ये बैठते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा मंत्रियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए अब समझिए कि राज्य मंत्री इसी को बोला गया है। तो देखिए अब बात की जाए भारत में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद जो है 75, इसके अंदर बताया गया है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री है यानी राष्ट्रपति जो है और मंत्री परिषद में किसी को नियुक्त करेंगे, तो मंत्री परिषद के मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करेंगे, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। अब देखिए बात की जाए आगे, इसमें क्या है प्रधानमंत्री दल और संसद के बारे में अब हम जानने वाले हैं, लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है। देखिए संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, यानी संसदीय लोकतंत्र में, यानी भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है ना। तो इसमें क्या है, प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। और देखिए बहुमत दल का नेता होने के कारण उसे अन्य राजनीतिक दलों के साथ वैचारिक विभिन्नता तथा प्रधानमंत्री होने के कारण प्रशासनिक दबावों का सामना करना पड़ता है। यानी उसमें क्या है बताया गया है कि वो बहुमत प्राप्त होता है ना, जो नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम विपक्षी दल भी होता है, उनके उत्तरों को भी देना पड़ता है, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं, आलोचनाएं करते हैं, तो उन आरोपों और आलोचनाओं को बताना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है प्रधानमंत्री को। देखिए प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक प्रस्ताव एवं वार्षिक बजट को निर्धारित करने वाले प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। यानी प्रधानमंत्री बताते हैं कि वार्षिक बजट जो है निर्धारित करने वाले प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है, यानी वार्षिक बजट को प्रस्तुत करते हैं। यानी इतने में जो है जो देश के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी, देश की प्रगति की जाएंगी, कितना वित्त का जो है आप बोल सकते हो कितना वित्त ने कितने पैसे खर्च हुए हैं देश के विकास में, ये बताया गया है। देखिए प्रश्न, अगर बात की जाए प्रश्न काल, विश्वास मत प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के समय प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका और सत्ताधारी दोनों की भूमिका को प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के आरोपों आलोचनाओं का सामना करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि उन पर आलोचनाएं लगाई जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।